नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव में मनासा से एक बार फिर भाजपा सरकार ने मदो मरो विश्वास जताया है। किस तरह का 2000 मिशन 2023 रहेगा, किस तरह की तैयारियां, किस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक तरफ भाजपा में बड़ी बगावत भी हो गई है। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने भी मनासा विधायक से विद्रोह छेड़ दिया है, बगावत कर दी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेत को लेकर भी उन पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। इन सब बातों के जवाब हम जानेंगे विधायक मदो मारू से। सर, स्वागत है एमफीड आपका। भाजपा ने आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया मनासा से, लेकिन जिस दिन से आपको प्रत्याशी बनाया है उसी दिन से भाजपा में विद्रोह हो गया है। एक तरफ पूर्व मंत्री है तो एक तरफ पूर्व विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? मनासा विधानसभा की ये तासीर रही है। आप याद करें, जब मंगल जी पटवा का टिकट फाइनल हो गया था लगभग, तब भी इन्हीं लोगों ने एक जमावड़ा किया था विरोध का। मुझे टिकट मिला पिछली बार, तब भी इनने यही जमावड़ा किया था और यही इसी तरह की नौटंकी हुई थी। इस बार भी उसी तरह की फिर नौटंकी की गई। पिछली बार तो फिर भी स्थानीय कार्यकर्ता था, लेकिन इस बार सारी भीड़ बाहर से बुलाई गई। मंदसौर ज़िले से लोग बुलाए गए, पिपलिया मंडी से लोग बुलाए गए, कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया और उन सब ने मिलके एक मजमा लगाया वहाँ। भाजपा का कार्यकर्ता तो बहुत कम गया था और उनको भी ये कह के बुलाया था कि हम विचार विमर्श के लिए एकत्रित हो रहे हैं, ऐसा कह के उनको बुलाया गया। और जब वहाँ पर पार्टी के विरोध करने की बात आई, भाजपा के उम्मीदवार को निपटाने देने की बात आई, तो कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश था इस बात का और उसकी प्रतिक्रिया अब देखने को भी मिल रही है। देखा गया है कि पूर्व में भी आपने विद्रोह जब बताया, आपने पूर्व में बगावत की, भाजपा ने एक बार फिर बगावत की। ऐसे में अगर भाजपा के लोग पूर्व मंत्री विधायक चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है माधव मारू को इनके बगावत से कहीं ना कहीं विधानसभा मनासा में नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, नुकसान इसलिए नहीं होना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, वो इनसे कोई बंधा हुआ नहीं है। आज ये अलग थलग पड़ गए, ये बात इनको भी समझ में आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रभाव है और उसको ये किसी भी स्थिति में किसी भी विरोध से कम नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखा गया है विधानसभा प्रत्याशी बनाते से ही कहीं ना कहीं आपकी खनिज माफिया के रूप में, रेत माफिया के रूप में, कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग के रूप में आपके ऑडियो वीडियो जारी कर रहे हैं। ये क्या लगता है किस तरह से माधव मारू से एक सोशल वार कर दिया गया है? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप किसी की भी आवाज़ डब कर लें, किसी की आवाज़ में कुछ भी बना लें और जारी कर लें। इसलिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। यहाँ की जनता जानती है कि ना तो यहाँ माइनिंग होती है, ना कोई यहाँ ऐसा कोई क्षेत्र है। ये सब एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ये कृषि कार्य करने वाले लोग हैं। यहाँ ये सब बेकार की बातें हैं। ये रेत माफिया या कुछ भी आरोप लगा देना, आरोप लगाना आसान है, उनको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। और जनता ये बात जानती है कि माधव मारू का ऐसा कोई काम नहीं है। मैं किसी ऐसे काम में लिप्त नहीं हूँ यहाँ पे जिससे मेरी छवि खराब हो। लाख कोशिशों के बाद भी ये छवि खराब नहीं कर पाए, ये जनता और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया से समझ में आता है। वन विभाग की ज़मीन को लेकर भी कहीं ना कहीं देखा गया आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते गए हैं। ग्रामीणों ने कई तरह से आंदोलन भी करा। उसको लेकर भी किस तरह से देख रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वन क्षेत्र की ज़मीनों पे से लोगों को हटाया गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दूध पार्लर की जो ज़मीन की बात आई थी उसको लेकर, उन्हीं क्षेत्र की जो ज़मीन की बात आई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मनासा में जो प्रोजेक्ट आए हैं, उस प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन हुआ वो सरकारी ज़मीनों का हुआ है। प्राइवेट लैंड्स का कहीं भी एक्विजिशन नहीं हुआ है। कहीं कुछ थोड़ा बहुत अतिक्रमण रहा होगा तो वो निश्चित रूप से खाली हुआ होगा, लेकिन उसकी भी भरपाई उन किसानों को मैंने करवाई है उन कंपनियों से। अब ये सिर्फ आरोप है कि वन विभाग की ज़मीन, तो वन विभाग की ज़मीन जिस पे उनने फेंसिंग करी वो बिल्कुल अलग थी और उसके बाद उनको आपत्ति थी वहाँ पे, तो हमने सांसद जी ने और बड़े अधिकारियों ने बैठ के और इसकी समस्या का समाधान भी कर दिया था उनकी समस्या का। और उसके बाद जो विवाद खड़ा करा उनने, वो एक नक्सली टाइप की घटना थी जो कि किसी के इशारे पे कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने वो हरकत करी
इसलिए उस बात का प्रभाव कहीं विधानसभा क्षेत्र में हो या कहीं हमारे मतदाताओं पे हो, कहीं कार्यकर्ता में हो, ऐसा कोई प्रभाव उनसे नहीं आया। देखा गया मनासा क्षेत्र में देखा जाता है कि बुजुर्गों की बड़ी आबादी है, और जिस तरह से भी आपने कहा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब जन आशीर्वाद यात्रा उस क्षेत्र में जाती है तो कहीं ना कहीं पथराव होता है, उन लोगों में मुकदमा दर्ज होते हैं। तो माधो मारू किस तरह देखेंगे, किस तरह से उन लोगों के बीच में आप गए और किस तरह की बातें सामने आई? जिस गांव में ये पथराव की घटना हुई, उस गांव में 3 जगह गुजर समाज ने भी स्वागत किया, चारण समाज ने भी स्वागत किया, और 3 जगह वहाँ स्वागत हुआ और भव्य स्वागत हुआ। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद रात के अंधेरे में पत्थरबाजी की गई। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? मैं उन ग्रामीणों को दोष नहीं दूंगा जिनने वहाँ स्वागत किया। वो असामाजिक तत्व थे जिनने इस तरह की हरकत करी। निश्चित रूप से आज वहाँ के लोगों को भी इस बात का पश्चाताप है कि हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई और हमारी बदनामी की गई। वहाँ के लोग तो यहाँ तक बैठे हुए हैं कि इन पोलिंगों पे हम किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हारने देंगे, हर हाल में भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी, ये उनका संकल्प है। 2023 किस तरह का मिशन है आपका? किस तरह से अब छूटे हुए काम अगले विधानसभा में पूरे होंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? जनता के बीच में मैं अपने वैसे काम करने का अवसर मुझे सिर्फ 1.5 साल का मिला, क्योंकि 15 महीने कमलनाथ जी के समय पे विकास कार्य लगभग बंद हो गए थे और कोई काम भी नहीं ला पाया मैं। फिर आ गया कोरोना। 2 साल में मैं लोगों की लगातार सेवा करता रहा है। कोरोना के समय में आप सब लोग साक्षी हैं उस बात के, और जनता भी साक्षी है इस बात की कि मैंने जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की। और उसके बाद मुझे 1.5 साल काम करने का मिला, और उस 1.5 साल के अंदर लगभग 4000 करोड़ के मैंने काम लेकर आया इस क्षेत्र में, और काम चालू हो गए ज़मीन पे। ऐसा नहीं कि खाली कहने के लिए काम लाया हूँ, वो सारे काम ज़मीन पे चालू हो गए, बहुत सारे काम पूरे हो चुके हैं, और बाकी बचे हुए काम अगले साल 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। निश्चित रूप से लोगों में बड़ा विश्वास है माधव मारू के प्रति, और मेरी अगली योजना इस क्षेत्र के समुचित विकास को लेकर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, उनको यहीं एजुकेशन का सारा सुविधा मिल जाए। इसलिए मनासा, रामपुरा, कोकड़ेश्वर तीनों जगह कॉलेजेस बड़े हों, वहाँ फैकल्टीज़ हो, और अलग अलग तरह के एजुकेशन वहाँ मिल जाए, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने घर में रह के लोग पढ़ाई कर लें। और दूसरा, इस क्षेत्र में कोई बेरोजगार नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और मेरा सपना है आत्मनिर्भर मनासा। मैं उसको साकार करूँगा हर हाल में। यहाँ का औद्योगिकरण हो, या हर व्यक्ति के पास काम हो, हर बालक या पढ़ाई लिखाई के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करे, वो नौकरी ढूंढने नहीं जाए, वो कहीं भी मजदूरी नहीं करे, वो मालिक बने, मेरा ये लक्ष्य है। एक आखिरी अंतिम सवाल, लगातार मारू परिवार से पटवा परिवार के कहीं ना कहीं विद्रोह करता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के भाई संपतलाल जी पटवा ने भी एक अपना ऑडियो और वीडियो जारी करा है कि मुझे तीनों विधायक जो हैं कि मनासा, नीमच, जावत, इनको वोट अपना मत दें। और लगातार भाजपा का जो बगावत, जो पुराने नेता हैं बगावत कर रहे हैं, इसको किस तरह 2023 में देखेंगे? किस तरह से मतदाताओं का मन जीतेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता जो है, मतदाता इससे अप्रभावित है। मतदाता में इन सब बातों को कोई लेना देना नहीं है। उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में, उनको विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे, उनको विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी पे। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में उनको विश्वास है, और माधव मारू पे भी उनका विश्वास बराबर है। इसलिए कहीं कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है किसी की भी बगावती भाषा से। कार्यकर्ता यहाँ अडिग है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। देखा गया कि यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र जी नाहटा, लगातार कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विरोध होता है कि भारी प्रत्याशी को यहाँ झेलन जाएगा, और कांग्रेस में बड़ी बगावत हो रही है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा को आप? नरेंद्र नाहटा सब जगह से रिजेक्ट किए हुए हैं। मनासा ने उनको रिजेक्ट किया, फिर मंदसौर ने उनको रिजेक्ट किया, उनके भतीजे को रिजेक्ट किया मंदसौर ने। सब जगह से रिजेक्ट होकर फिर मनासा आ गए। अब मेरा ऐसा मानना है कि इनने अगर 15 साल में अच्छे काम किए होते तो मनासा इनको क्यों ना करता। इनकी ऐसी कौन सी उपलब्धि है उस 15 साल की कि जो इनके लिए माइलस्टोन बना हो। यहाँ तक कि मनासा को दंगों की आग में झोंकने वाला, यहाँ झूठे प्रकरण दर्ज करवाने वाला ऐसा व्यक्ति फिर से यहाँ वोट मांगने आया है। निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति अगर मनासा के मामलों में इस तरह से इंटरफेयर करेगा तो मनासा के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मान के चलें
कि ये लड़ाई माधव मारू की नहीं है, ये मनासा की लड़ाई बाहरी लोगों से है। और इसीलिए मनासा की जनता, यहाँ तक कि आप कांग्रेस में भी आपने देखा कि विद्रोह हुआ है खाली इस बात को लेकर कि स्थानीय चाहिए। तो निश्चित रूप से मनासा की जनता स्थानीय लोगों को चाहती है और किसी हालत में किसी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी। और बहुत बुरी तरह हार के यहाँ से वापसी होगी, ऐसा मनासा के मन में है। मनासा के मन में मोदी है, मनासा के मन में शिवराज जी हैं, तो मनासा के मन में माधव मारू भी है। जैसा कि आपने कहा कि मनासा की जनता बाहरी व्यक्ति को झेलेगी नहीं, लेकिन लगातार पूर्व मंत्री धन नड्डा कांग्रेस प्रत्याशी वो लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं कि माधव मारू की कुछ छवि को गुंडा तत्व बता रहे हैं। जो घटना हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उसमें लोगों को नाराज़गी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और माधव मारू से लोग नाराज़ हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज़ हैं। बाहर से आके एक व्यक्ति अगर मेरे घर में मेरी बुराई कर रहा है तो निश्चित रूप से मनासा मेरा परिवार है। मनासा के लोग उसकी बातों को सिरे से नकार रहे हैं, कोई उसकी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि मनासा के लोग मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं, मारू परिवार को नज़दीक से जानते हैं, जिनने हर बार अपनी सेवाएं दी जनता को, लोगों के लिए लड़े हैं। मारू परिवार तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जनता के लिए लड़ता है, ये बात हर व्यक्ति जानता है। इसलिए यहाँ मारू परिवार के लिए या मारू जी के लिए कुछ बोलना मतलब खाली एक अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात है। कुछ भी आरोप लगा देना अलग बात है, उसको सिद्ध करना एक अलग बात है। और इस तरह के आरोप लगाकर शायद चुनाव नहीं जीत सकते। वो अपनी पॉलिसी पे बात करें, वो अपने किए हुए कामों पे बात करें, अगर उनकी वाकई में कोई उपलब्धि है उस पर चर्चा करें। विकास का तोड़ बताएं कि मैं इससे ज़्यादा विकास करूँगा, वो ये बताएं कि वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बुराई करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। मनासा की जनता वैसे भी बहुत समझदार है, बहुत जागरूक लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनकी हर बात को समझते हैं कि ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथकंडा मात्र है। और इसलिए उनको कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, कितने लोग उनको हाथों हाथ झेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा सीन कहीं नज़र नहीं आया। तो देख सकते हैं कि मनासा के लोग बाहरियों को पसंद नहीं करते। नरेंद्र नड्डा जी 2003 में मनासा से चुनाव लड़े थे और करीब 25,000 वोटों से हारे थे। एक बार फिर 2023 में पार्टी ने भरोसा जताया है और उनको मनासा से एक बार फिर भारी व्यक्ति को टिकट दिया है। मनासा से साथ साथ में प्रदेश में भी सरकार बनने की बात कर रहे हैं नड्डा कि इस बार मनासा में विधायक कांग्रेस का होगा तो प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होगी। क्या कहना चाहेंगे? 25,000 से पहले हारे थे और मैं 26,000 से जीत के आया। कुल मिला के 51,000 का अंतर पाटना है, ये शायद संभव नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि वो डबल वोट से हारेंगे और मैं डबल वोट से जीत के आऊँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में विधायक माधव मारू, जिन्होंने साफ कहा है या पूर्व मंत्री हो, गृह मंत्री हो या पटवा जी को परिवार हो, कुछ भी हो मतदाता जानता है इस बार वापस मनासा से प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी और एक बार फिर मनासा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।